हाँ, तो देखना अपना जो पढ़ने का पैटर्न रहने वाला है वो किस तरीके से रहने वाला है, जो पढ़ने का अप्रोच रहने वाला है वो किस तरीके से रहने वाला है, आपको क्लासेस किस तरीके से करनी है, ये सारी चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप क्लासेस देखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, अपना जो फंडामेंटल अप्रोच होता है, मेरा जो फंडामेंटल अप्रोच होता है, वो कभी भी आपको पूरा 116 मार्क्स की तैयारी करानी नहीं होती है। मैं कभी भी आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं दूंगा कि भैया पूरा जो 116 मार्क्स का पेपर आपको एग्जाम हॉल में दिखाई देगा, 100 मार्क्स प्लस 16 मार्क्स का जो चॉइस आता है, राइट, इंटरनल चॉइस। तो पूरा जो 116 मार्क्स का पेपर है, मैं कभी भी उस चीज़ की गारंटी नहीं दूंगा कि 116 मार्क्स आपको मेरे बुक से दिखाई देगा, 116 मार्क्स आपको मेरे क्लासेस से दिखाई देंगे। कभी भी उस चीज़ की गारंटी मैं नहीं देता। लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी आपको ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर आप क्लासेस अच्छे से देखते हो, अगर आप मुझे अच्छे से फॉलो करते हो, अगर आप अपने मेंटर, अपने फ्रेंड, अपने कोच पे विश्वास रखते हो, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं ऑडिट में। आप एग्जामिशन भी सिक्योर कर सकते हो, आप 70 भी सिक्योर कर सकते हो, उतना भरोसा मैं आपको दिला सकता हूँ। देखो यार, एक चीज़ समझो, एक चीज समझो, ज्यादातर बच्चा जो ऑडिट में फेल होता है वो इसलिए नहीं होता है कि उसको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस नहीं आते या उसने प्रिपरेशन कम कर रखा होता है। वो बच्चा इसलिए फेल होता है बिकॉज जो वो लिख के आता है वो ढंग से लिख के नहीं आता, जो वो लिखता है वो अच्छा नहीं लिखता, राइट। एग्जाम में अगर आप 80 मार्क्स का भी लिख के आओ, बट 80 मार्क्स को अच्छे से लिख कर आओ ना, आपको 65-70 भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप पूरे 100 मार्क्स भी लिख दो, बट उस 100 मार्क्स के अंदर बहुत ही एवरेज पेपर लिख कर आओ, आधी अधूरी चीजें आपको याद रहें, तो आपको मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे। अब एक स्टूडेंट कहाँ गलती करता है, वो पूरा हर एक टॉपिक को कवर करने के पीछे भाग जाता है, हर एक टॉपिक ऑफ स्टडी मैटर एक बल्कि सब बुक लेके बैठ जाता है, हर एक टॉपिक ऑफ स्टडी मैट कवर करने के पीछे भाग जाता है, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि ही गेट्स कंफ्यूज्ड आफ्टर डूइंग सो मेनी क्वेश्चंस, ही गेट्स कंफ्यूज्ड। उसके रिविजन मैक्सिमम 2 बार ही हो पाते हैं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और एग्जाम हॉल के अंदर इवन दो जो पूरा पेपर आया है वो उसको आता है, बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू राइट द आंसर्स परफेक्टली। कोई आंसर उसको आधा याद है, कोई आंसर में वो कंफ्यूज हो रहा है, कहीं वो इंटरचेंज कर रहा है आंसर्स को, एंड एट लास्ट ही फेल्स इन द एग्जामिनेशन। जबकि मेरा जो स्टूडेंट है वो एग्जाम हॉल में जाता है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, और मेरा जो स्टूडेंट अगर उसको पेपर में 70 मार्क्स भी अच्छे से आता है ना, तब भी वो पास होकर आता है अच्छे मार्क्स से। क्यों? वो कॉन्फिडेंस कैरी करके जाता है। सो दैट्स द डिफरेंस, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई चैप्टर नहीं कराने वाला, कोई टॉपिक नहीं कराने वाला, सारे के सारे टॉपिक्स कराऊंगा, जो भी स्टडी मैट में है सारे के सारे चैप्टर्स कराऊंगा, बट डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम वेटेज कि कौन सा चैप्टर एग्जाम में कितना वेटेज रखता है, तो अगेन वहां पे हम लोग प्रायोरिटी एनालिसिस करेंगे। दूसरी चीज, हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड मैनर पे हम लोग चीजें कवर करेंगे, राइट। तो कहीं कहीं हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड वे में कवर करेंगे, कुछ टॉपिक्स के अंदर हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड वे में कवर करेंगे। वहां मेरा फोकस ये रहेगा कि भैया तुमको 100% कवर ना कराऊं, 80% कवर कराऊं, लेकिन अच्छे से कराऊं, बिकॉज अगर 100% कराने के लिए जाऊंगा, सो इन दैट सिचुएशन तुम कभी भी रिविजन्स नहीं कर पाओगे। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, कराना सारा चैप्टर्स है, बट उन सारे चैप्टर्स के अंदर कुछ चैप्टर्स के अंदर 100% चीजें करानी है, कुछ चैप्टर्स के अंदर एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में कराना है, एंड एट लास्ट आपको उतना तैयार करा देना है, उतना कैपेबल कर देना है कि आप पूरे सिलेबस को ऑडिट के कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज कर सको एग्जाम तक। अगर आप 5 से 6 बार रिवाइज कर सकते हो एग्जाम तक, अपने सिलेबस को प्रॉपर रिटर्न प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो अल्टीमेटली आपको मार्क्स अच्छे आने हैं। और प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली अच्छा रहना चाहिए, योर प्रेजेंटेशन मस्ट बी गुड। सिर्फ लिख के आने से काम नहीं चलता, क्वालिटी आंसर्स लिखने हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। सिर्फ भर के नहीं आना, बीकॉम के एग्जामिनेशन नहीं है कि सर बस 100 नंबर लिख के आना है, राइट। सो दैट इज हाउ द फोकस इज गोइंग टू बी, दैट इज हाउ द ऑब्जेक्टिव इज गोइंग टू बी। तो अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ यहाँ पे आए हो कि भाई एक एक चीज आपको कवर करनी है, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। हर एक चैप्टर कवर करेंगे, हर एक चीज कवर करेंगे, लेकिन आपको भरोसा रखना है अपने फ्रेंड, मेंटर, कोच के ऊपर। पहले मैं जितना करा रहा हूं उतना कवर कर लो। अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर ये कम है, इस पार्टिकुलर टॉपिक में और भी चीज होनी चाहिए थी, अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है, तो भाई मैं तुमको एक चीज कह रहा हूं कि पहले मैं जितना करा रहा हूं उतना कर लो अच्छे से, एक बार उसमें कॉन्फिडेंस ले आओ, उसके बाद मुझसे बात कर लो। लिख के दे सकता हूं आपको, साइन करके दे सकता हूं आपको कि जितना आपको कराऊंगा ना, उसके लिए भी आपके मैसेजेस आते हैं आगे, उसके लिए भी आपके मैसेजेस आएंगे कि सर प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करा दीजिए, इतना नहीं हो पा रहा, इतना मैनेज नहीं हो पा रहा, रिटेन नहीं हो पा रहा, इसके लिए भी मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो जितना करा रहा हूं अच्छे से करो, जैसे करा रहा हूं वैसे करो, जिस पैटर्न में करा रहा हूं उस पैटर्न में करो, हैव फेथ, यू विल गेट द रिजल्ट्स। भरोसा नहीं रखोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा मेरे दोस्त। डॉक्टर के पास भी जाओगे, डॉक्टर दवा देगा, अगर दवा में भरोसा नहीं होगा ना तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो हैव फेथ। तो हमारा जो फोकस रहने वाला है, दैट इज वी आर गोइंग टू डू 80% ऑफ द सिलेबस 5 टाइम्स इन सच ए मैनर। 80% सिलेबस इन सच ए मैनर कि आप आराम से सिलेबस 5 बार रिवाइज कर सको।
एंड दैट इज गोइंग टू बी मच मोर इफेक्टिव देन रिवाइजिंग 100% ऑफ द सिलेबस 2 टाइम्स। उतना हो गया तो फिर यार एडिशनल करने के लिए तो आपकी लिबर्टी है कि ठीक है यार कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी कर लेते हैं, बट उतना तो अच्छे से कर लो। उसके बाद हमारा जो फोकस रहेगा दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि कॉन्सेप्ट्स करेंगे। कॉन्सेप्ट्स करने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फिर रिविजन्स के लिए मैं आपको रिविजनरी वॉइस क्लिप प्रोवाइड करूंगा, रिविजन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, रिविजनरी वीडियोस कुछ टॉपिक्स के प्रोवाइड करूंगा जिससे आप मल्टीपल रिविजन्स कर पाए। और फिर लास्ट में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यार आप टेस्ट दें, पहले कॉन्सेप्ट्स कर लें, फिर रिविजन्स कर लें, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, फिर टेस्ट दें। आप जब टेस्ट देते हो तो उससे एग्जाम में क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 90% इनहेंस हो जाती है। टेस्ट दें, जितना हो सकता है उतना टेस्ट दें, ठीक है। और टेस्ट देने के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, दैट इज www.upthementor.com, जहां से जाकर आप टेस्ट पेपर्स एनरोल कर सकते हो। अब देखना ऑडिट के अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो कुल मिलाकर जो हमारा सिलेबस है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। एक तो कंपनी ऑडिट है हमारे सिलेबस में, कंपनी ऑडिट जो कि इंटर में भी था, फाइनल में भी है। इंटर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट था, फाइनल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। कंपनी अकाउंट्स के कुछ सेक्शंस है, कंपनी अकाउंट्स पूरा तो नहीं है, कंपनी अकाउंट्स के कुछ सेक्शंस है। उसके बाद कारो है, दैट इज कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स, एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, दैट इज द कोड ऑफ एथिक्स। उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एक मेन टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग अगेन इंटर में भी था, फाइनल में भी है। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी ब्रॉड। एंड उसके बाद काफी अन्य प्रकार के ऑडिट्स हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट्स, डिफरेंट ऑडिट्स कि आप बैंक्स में जाओगे तो किस तरीके से ऑडिट करोगे, इंश्योरेंस कंपनीज का किस तरीके से ऑडिट करोगे, राइट। अलग अलग प्रकार के ऑडिट हैं। और मिसलिनियस चैप्टर्स है, पीएसयू का ऑडिट कैसे करोगे, गवर्नमेंट का ऑडिट कैसे करोगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कैसे करोगे, स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक पीयर रिव्यू, राइट, क्वालिटी रिव्यू। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स, डिफरेंट मिसलिनियस चैप्टर्स। तो कंपनी ऑडिट हो गया, कारो हो गया, कोड ऑफ एथिक्स हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हो गया, एंड स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स हो गए। करीबन 20-25 स्मॉल चैप्टर्स हैं, 20-25 स्मॉल चैप्टर्स। अब यहां पे देखिएगा मार्क्स का बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से रहेगा कि आप मान लीजिए कंपनी ऑडिट, कारो एक साथ आप इसको मान सकते हो, कंपनी ऑडिट और कारो एक साथ इसको मान सकते हो। कंपनी ऑडिट, कारो एंड प्रोफेशनल एथिक्स, इन तीनों का जो कंबाइंड वेटेज रहेगा ना, दैट इज गोइंग टू बी 25 to 30 मार्क्स। कंपनी ऑडिट, कारो, कोड ऑफ एथिक्स, दैट इज द प्रोफेशनल एथिक्स, एंड सम पोर्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स। पूरा कंपनी अकाउंट्स आपके सिलेबस में नहीं है, सम पोर्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स। इसका जो कंबाइंड वेटेज रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए 25 से 30 नंबर रहेगा। और एक चीज याद रख लेना बॉस, अगर तुमने ऑडिट में यहां अच्छा स्कोर नहीं करा ना तो तुमको कोई पास नहीं करा सकता ऑडिट में, लिख के रख लो। अगर तुमको ऑडिट में पास होना है या अगर तुमको ऑडिट में 60 मार्क्स लाने हैं या 70 मार्क्स लाना है तो आपको इस एरिया में बहुत अच्छा सिक्योर करना पड़ेगा। तो कंपनी ऑडिट हो गया, कारो हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, बहुत अच्छे से हम लोग इसमें मेहनत करने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बाद में हम लोग साथ ही साथ प्रेजेंटेशन में बहुत सारा काम करने वाले हैं। मैं हर टॉपिक के अंदर आपको प्रेजेंटेशन के इंसाइट्स दूंगा। इंटरलिंकिंग में हम लोग काम करने वाले हैं, बेस्ट इंटरलिंकिंग स्किल्स डेवलप करेंगे, प्रेजेंटेशन में काम करेंगे। उसके बाद आपको रिविजनरी मैटेरियल प्रोवाइड करूंगा, इन टॉपिक्स के रिविजनरी ऑडियोज दूंगा, रिविजनरी वीडियोस दूंगा, सब कुछ दूंगा। बट अपने को मेक श्योर करना है कि भैया अगर 25 से 30 नंबर का ये टॉपिक्स है तो अपने को यहाँ पे 20 नंबर तो लाना ही लाना है। अगर यहाँ 20 नंबर नहीं आया तो दिक्कत का बात हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्लासेस भी करोगे तो आपको इन्हीं टॉपिक्स का करना है, कंपनी ऑडिट, कारो, प्रोफेशनल एथिक्स। आपको क्लासेस भी सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स का करना है, इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना है, इन्हीं टॉपिक्स को पक्का करना है। मेक श्योर करना है कि यहाँ से अपने को 20 नंबर आना ही आना चाहिए। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो बिलीव मी आप 30 में से 27-28 तक भी ला सकते हैं इन टॉपिक्स के अंदर, अगर आपने मुझे पूरा अच्छे से फॉलो कर लिया। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, दैट इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक। स्टैंडर्ड्स स्टार्ट होते हैं फ्रॉम ऐसे 200 दैट गोज ऑन टिल ऐसे 700 स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। और मान लीजिए स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है अप्रोक्सीमेटली एनीवेयर बिटवीन 30 to 40 मार्क्स, कहीं भी 30 से 40 नंबर के रेंज में आपको देखने को मिल जाता है, कहीं भी 30 से 40 नंबर में। At the lowest side, it can be 25 marks. At the highest side, it can be 40 marks. This is the weightage you get normally for the standards of auditing. लेकिन एक चीज याद रखना है यार, standards of auditing is a topic जो कि बहुत ज्यादा बल्कि है, बहुत ज्यादा बल्कि है। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, राइट, 30-35 स्टैंडर्ड्स हैं। और अगर आप स्टडी मैट के हिसाब से जाओगे, अगर आप कोर कंटेंट के हिसाब से जाओगे तो हर एक स्टैंडर्ड अपने आप में 6 पेज का है, 7 पेज का, 10 पेज का है। और प्रैक्टिकली स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, जिस टॉपिक से बच्चों को एक फोबिया बन चुका होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। और आपको जो मटेरियल मिलता है, आपको जो कंटेंट मिलता है वो इतना बल्कि मिलता है कि आप उस बल्कि कंटेंट में जब डुबकी लगाते हो और उन बल्कि स्टैंडर्ड्स को जब पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपको डर लगने लगता है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग से, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हम लोग कवर करेंगे, हर एक स्टैंडर्ड कवर करेंगे। ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है जो कवर नहीं करेंगे, मगर उसको कवर करेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में, एक एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न में।
हमारा पैटर्न ये रहेगा कि कंपनी ऑडिट हो गया, कंपनी अकाउंट्स हो गया, कारो हो गया, कोर प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, 100% कवरेज करेंगे विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रॉपर रिविजनरी वॉइस क्लिप्स, एवरीथिंग। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर यहाँ पे मैं जो कवरेज करूंगा आपका, वो करूंगा अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 75%। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 75%। 100% में कराने वाला ही नहीं हो। अगर आप चाहते हो कि 100% करना है, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू डोंट डू दैट, बिकॉज इतना बल्कि है, इतना बल्कि है कि आपका पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। आपको वो चीज नहीं करना है। 75 to 80% ऑफ कवरेज करना है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर। स्टैंडर्ड सारे करने हैं, बट कॉन्सेप्ट वाइज 75 to 80% ऑफ कवरेज करना है। प्रॉपर इंटरलिंकिंग डेवलप करना है स्टैंडर्ड्स में, कि कौन सा स्टैंडर्ड किस स्टैंडर्ड के साथ इंटरलिंक होता है, क्या फ्लो बनता है, उस चीज को अच्छे से डेवलप करना है। फिर अपने को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उतना करना है। और स्टैंडर्ड्स के अंदर अपना जो टारगेट रहेगा कि अगर मान लीजिए 35 मार्क्स का क्वेश्चन स्टैंडर्ड से आता है, अपना टारगेट यहाँ पे 35 में से 30 लाना नहीं है। अपना टारगेट है यहाँ पे 35 में से 20 लाना, जो हम बहुत कंफर्टेबली लेकर आएंगे, बहुत कंफर्टेबली लेकर आएंगे। अपने को एक पैटर्न में, एक प्लानिंग के साथ चीजें आगे बढ़नी है। अगर मैं कहूंगा भैया मेरा क्या है, मैं तो आपको करा दूंगा, हर एक चीज करा दूंगा, हर एक टॉपिक करा दूंगा, और बोलूंगा तेरे को पूरा करके आना है, लेकिन लास्ट में आपकी कहानी वही हो जाएगी कि 5 अटेम्प्ट तक आप ऑडिट के लिए पास नहीं हुए। जनरली बच्चों के साथ यही होता है, 5 अटेम्प्ट तक ऑडिट के लिए पास नहीं हुए। उसका एक रीजन है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, और दूसरा रीजन है टाइप्स ऑफ ऑडिट। इतना बल्कि बना लेते हो आप लोग, इतना बल्कि बना लेते हो उसको माइंड में, कि अल्टीमेटली पजल हो जाते हो, आपको पूरा सिलेबस टफ लगने लगता है। मैं कहता हूं क्या फर्क पड़ता है यार, अगर 7 क्वेश्चन आ रहा है स्टैंडर्ड के ऊपर, तो 2 क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो, 5 क्वेश्चन आपको आ रहा हो, 5 क्वेश्चन आप करके आ जाओ अच्छे से। लेकिन वो 7 क्वेश्चन के चलते पता चला कि आपने अपने आप को इतना पजल कर लिया, इतना कंफ्यूज कर लिया कि आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में अपने को मिनिमम कितना सिक्योर करना है, 20 नंबर सिक्योर करना है। और जो कंपनी अकाउंट्स, कंपनी ऑडिट कारो का पोर्शन है, वहां से अपने को मिनिमम 20 मार्क्स सिक्योर करना है। ऐसा नहीं कह रहा कि आप सिर्फ 20 नंबर ही सिक्योर कर सकते हो। प्रैक्टिकली पहले आपको जितना करा रहा हूं उतना कर लो, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो एडिशनल कुछ दिखता है तो वहां से उसे भी मार्क करके कर लो। रिविजन्स करो, रिविजन्स के लिए आपको मैं वॉइस क्लिप दूंगा, रिविजनरी वीडियो दूंगा, सब प्रोवाइड करूंगा। राइट, तो हो सकता है कि आप 35 में से 30 नंबर भी ले आए, बट अपना प्राइमा फेसी टारगेट है कि अपने को इतना चाहिए, फिर आगे भरेंगे। तो 20 नंबर यहां से ले आए, 20 नंबर यहां से ले आए। अब आता है टाइप्स ऑफ ऑडिट, जो अपना थर्ड एरिया है, जहां पे छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स। बैंकों में जाऊंगा तो बैंकों का कैसे ऑडिट करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी का कैसे ऑडिट करूंगा, एनबीएफसीज का कैसे ऑडिट करूंगा, रिस्क असेसमेंट कैसे करूंगा, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, पीयर रिव्यू, पीएसयू ऑडिट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉरेंसिक ऑडिट्स, राइट, ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, कि ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में कैसे ऑडिट होगा। इस तरीके से छोटे छोटे चैप्टर्स बहुत सारे हैं। इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस, बहुत सारे छोटे चैप्टर्स हैं, करीबन 20-22 चैप्टर्स हैं। और सोचो 20-22 चैप्टर्स और इनका कंबाइंड वेटेज कितना है, मैक्सिमम 30 मार्क्स, मुश्किल से 30 मार्क्स। यानी हर एक चैप्टर ऑन एन एवरेज सिर्फ 1.5 मार्क्स आपको दे रहा है। हर एक चैप्टर ऑन एन एवरेज आपको 1.5 मार्क्स दे रहा है। और प्रैक्टिकली आप स्टडी मैट से जाओ, स्टडी मैट के हिसाब से जाओगे तो कोई मिनिमम हर एक चैप्टर 7-8-10 पेज का तो है ही है, और कुछ चैप्टर्स तो 100 पेजेस के हैं। अब मजे की बात क्या है देखना, पीयर रिव्यू इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मान लीजिए 15 पेज का है, और बैंक ऑडिट मान लीजिए 90 पेज का है। ठीक है, पीयर रिव्यू 15 पेज का है, बैंक ऑडिट 90 पेज का है। आप एग्जाम का वेटेज देख लीजिए, जितने मार्क्स का पीयर रिव्यू आता है उतना ही बैंक ऑडिट भी आता है। ऑन एन एवरेज पीयर रिव्यू भी 4 नंबर का ही आता है, ऑन एन एवरेज बैंक ऑडिट भी 4 नंबर का ही आता है। लेकिन एक बच्चा जब तैयारी करता है, वो कैसे करता है, वो पीयर रिव्यू बैंक ऑडिट को एक समानता लेवल पे आके पढ़ के देखता है। बैंक ऑडिट के पीछे लग जाता है, पहले बैंक ऑडिट में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता है, पूरा बैंक ऑडिट कवर करने के चलते, बैंक ऑडिट के हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करने के चलते। एंड बिलीव मी, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स लास्ट में बैंक ऑडिट छोड़ के चले जाते हैं, और पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। 90% स्टूडेंट के साथ ये कहानी होता है, जबकि दोनों का मार्क्स सेम है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक ऑडिट छोड़ दो, बट पढ़ने का पैटर्न क्या होना चाहिए, पीयर रिव्यू है, छोटा चैप्टर है, पूरा कर लो। बैंक ऑडिट एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में कर लो यार, पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस लगा लो, मॉक टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन लगा लो, आरटीपीएस के क्वेश्चन लगा लो, स्टडी मैट के एंड में क्वेश्चंस दिया उसको लगा लो। इतना कर लो, काफी है। 90% चांसेस है कि वहां से मिल जाएगा आपको, और नहीं मिलता तो ठीक है यार, आपकी किस्मत है, हमारी किस्मत है। 4 नंबर के साथ उससे ज्यादा डीप नहीं जा सकते, उससे ज्यादा डीप जाओगे पागल हो जाओगे। दैट इज व्हाट आई एडवाइस। काफी बच्चों का मानना है, काफी टीचर्स का मानना है कि स्टार्टिंग में तो पूरा पढ़ लो। अरे भैया क्या फायदा स्टार्टिंग में पूरा पढ़ के जब आप उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे, और किसी चीज को आप रिवाइज नहीं कर पाते हो तो अल्टीमेटली उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। उतना पढ़ो जितना तुमको पता है कि मैं रिवाइज कर पाऊंगा, मैं एग्जाम तक रिटेन कर पाऊंगा, मैं 1.5 डेज पहले पढ़ पाऊंगा, तब जाके उसकी वैल्यू होती है, तब जाके अच्छे मार्क्स आते हैं। और यही वो स्मार्ट स्टडी अप्रोच है जिसकी वजह से मेरे बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। तो प्लीज यार मुझे भरोसा रखना और उसी तरीके से पढ़ना जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, तो ये काफी सारे चैप्टर्स हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। इसमें भी अपना सेम पैटर्न रहेगा कि अपना 75% कवरेज पे काम करेंगे, टॉपिक सारा करेंगे, हर एक चैप्टर करेंगे, लेकिन जो छोटे चैप्टर्स हैं उसमें लगभग सारे टॉपिक कर लेंगे। जो बड़े टॉपिक हैं उसके अंदर मेरा फोकस रहेगा कि मेनली जो एग्जाम में आता है वो कवर करा दूं। तो 90% तो उससे आ जाएगा, और कुछ नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, जो आया अपने को अच्छे से लिख कर आना है। तो टाइप ऑफ ऑडिट में हमने 75 to 80% कवर कर लिया पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, अगर आप स्टडी मैट से कंपेयर करोगे टॉपिक बाय टॉपिक। स्टैंडर्ड्स में हमने 75% कवर कर लिया, और जो कंपनी अकाउंट्स है, कंपनी ऑडिट है, कोड ऑफ एथिक्स है, वो पूरा 100% कवर कर लिया, लगभग 100%। तो ऑन एन एवरेज 80-85% कवर कर लिया। किस्मत अच्छी होती है ना तो पूरा 100 मार्क का पेपर भी आपको उसी में से मिल जाता है जो मैंने कराया है, बहुत बार ऐसा हुआ है। और नहीं तो ठीक है 80 मार्क्स भी आता तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। क्लियर है? अब देखना अपना जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा। सबसे पहले क्लासेस आप टाइप्स ऑफ ऑडिट की शुरू नहीं करोगे, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की शुरू नहीं करोगे। पहले कंपनी ऑडिट हो गया, कारो हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, इसका क्लासेस कंप्लीट करोगे। फिर आप स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का क्लासेस करोगे। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आपको अभी बता रहा हूं कि एक बार में 100% समझ नहीं आएगा, अभी बता रहा हूं 100% एक बार में समझ नहीं आएगा, एक्सपेक्ट भी मत करना। एक बार करो, क्लासेस करो, 70% समझ आ रहा है, 80% आ रहा है, करो। फिर आप जब रीड करोगे, आप जब रिविजनरी वीडियो अटेंड करोगे, जब ऑडियो क्लिप सुनोगे, तब जाकर आपको स्टैंडर्ड्स की बाकी क्लैरिटी मिलेगी। एक बार में 100% एक्सपेक्ट मत करना स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग से, ठीक है। और फिर टाइप्स ऑफ ऑडिट की बात करें चैप्टर बाय चैप्टर, यहां अपना जो पैटर्न रहेगा, यहां मैं आपको एनालाइज करने नहीं जाने वाला, मैं पीएचडी नहीं करवा रहा। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको बैंक में जाकर ऑडिट कैसे करना है उसको सिखाना नहीं, अभी बता रहा हूं मैं भाई। मैं आपको प्रैक्टिकली, मेरा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं कि मैं बैंक में जाके ऑडिट कैसे करना है, मैं आपको सिखाऊं। वो आप आर्टिकलशिप में करोगे। अगर आप उस उद्देश्य के साथ अपने क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो यू हैव ज्वाइन इन रॉन्ग प्लेस। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है और मैं आपको उतना कैपेबल बना दूं कि आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर लो, एग्जाम में अच्छा करके आ जाओ, एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाए और आपको अच्छे मार्क्स आ जाए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। दैट इज माय ऑब्जेक्टिव, एंड वही हमारा पढ़ने का उद्देश्य रहने वाला है, वही हमारा पढ़ने का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट के चैप्टर्स दिए हैं उस सीक्वेंस में आपको देखना है, जितना मैंने कराया है उतना आपको करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, सिंपल सा चीज है। जो क्वेश्चन आपको एडिशनल मिलेगा उसको मार्क कर लेना है और अपने बुक में इनकॉर्पोरेट कर लेना है। दैट इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। हर एक चैप्टर का रिविजनरी वॉइस क्लिप आपको मिल जाएगा, ऑडियो क्लिप मिल जाएगा जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे। और टाइप्स ऑफ ऑडिट के अंदर मैं बच्चों को एडवाइस करता हूं कि आपके पास अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो आप पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस प्लस मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस प्लस आरटीपी के क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इनफैक्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग प्लस ये जो टाइप्स ऑफ ऑडिट वाला पार्ट है, इसके लिए आपको पहला प्रेफरेंस यही इसी चीज में देना चाहिए। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस प्लस मॉक टेस्ट पेपर्स प्लस आरटीपीस, पहला प्रेफरेंस यही देना चाहिए, ठीक है। और आप स्कैनर रेफर कर सकते हो या फिर मेरा क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हो। आपको अलग से पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस नहीं ढूंढने, मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं ढूंढने, आरटीपीस के क्वेश्चंस नहीं ढूंढने, तो अलग से आप क्या कर सकते हो, स्कैनर रेफर कर सकते हो। तो यहां पे भी अपने को ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया 30-35 नंबर का टाइप्स ऑफ ऑडिट आएगा, अपने को 20-22 नंबर सिक्योर कर लेना है। तो 20+20+20 60 आराम से आ गया, कंफर्टेबली आ गया, बहुत इजीली आप ला सकते हो। हर एक बच्चा एग्जाम्शन ला सकता है, ऑडिट में एग्जाम्शन लाकर पास हो सकता है अगर आप स्मार्ट स्टडी अप्रोच के साथ पढ़ाई करो। लेकिन सब कुछ करना है स्टैंडर्ड में, हर चीज कवर करनी है। टाइप्स ऑफ ऑडिट के अंदर हर एक चीज कवर करना है। लास्ट में ऑडिट मेरे लिए बहुत टफ हो गया, मैं 2 बार रिवाइज नहीं कर पा रहा, एग्जाम के अंदर मैं चीज अच्छे से लिख के नहीं आ पा रहा, मैं पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहा। प्रॉपर प्लानिंग के साथ करा, यहां से 20 नंबर ले आया, यहां से 20 नंबर ले आया, यहां से 20 नंबर ले आया, एग्जाम्शन आ गया। स्टैंडर्ड से टाइप्स ऑफ ऑडिट के अंदर कोई एक एरिया अच्छा चला गया, वहां 25 नंबर आ गया, 65-70 चला गया। दैट इज हाउ यू प्लान द थिंग्स। तो प्लानिंग के साथ अपने को करना है, राइट, प्लानिंग के साथ। अब देखना एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, हाउ इज गोइंग टू बी द पैटर्न ऑफ एग्जाम। तो 70-30 का पैटर्न रहता है हमारा। 70 मार्क्स का आता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, केस स्टडीज, और 30 मार्क्स का आता है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और रेदर अब इस एमसीक्यू को पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड केस लॉज। कैसे पूछा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड केस लॉज। राइट। और जो 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज, तो नॉर्मली इसमें एक इंटरनल चॉइस भी होता है आपके पास। अब देखो इस 70 मार्क्स में भी ना आप नॉर्मली पैटर्न एनालाइज करोगे तो पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि 35 मार्क्स का रिपीटेड होता है। यस, 35 मार्क्स का आज भी रिपीटेड होता है। पास्ट एग्जामिनेशन, एमटीपी, आरटीपी, आपको 35 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। नॉर्मली आज भी ऐसा देखने को मिलता है। दोस्त आर रिपीटेड क्वेश्चंस। 15 मार्क्स आप मान लीजिए कि रिपीटेड नहीं होता बट बेस्ड ऑन पास्ट एग्जामिनेशन होता है
कि पिछले एग्जाम में स्टैट ऑडिट के रिपोर्ट के कंटेंट्स पूछे थे, तो इस एग्जाम में इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट का कंटेंट्स पूछ लिया। मतलब एकदम सिमिलर क्वेश्चन, 15 मार्क्स। और 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है न्यू, नया। और ये जो न्यू क्वेश्चंस होता है ना, आप मान के चल लो कि भैया तुम कितनी भी तैयारी कर लो, कितनी भी तैयारी कर लो, इस न्यू क्वेश्चन से तुम नहीं बच पाओगे। ये न्यू क्वेश्चंस तुमको परेशान करेंगे ही करेंगे, हॉन्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो यहां आ गया न्यू। दिस इज हाउ द एग्जाम पैटर्न। तो सिंपल सा चीज है, 35 मार्क का रिपीटेड क्वेश्चन प्लस 15 मार्क का मैनेजेबल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। तो ये जो 50 नंबर है, इसमें से आप 40 नंबर लेके आ सकते हो आराम से। इसमें से कितना ला सकते हो? 40 नंबर आराम से ला सकते हो। और ये जो 20 नंबर नया क्वेश्चन होगा, अगर आप इस 50 में से 40 नंबर ला सकते हो, तो वो जो 20 नंबर नया होगा, वहां भी याद रखना, अगर आप अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड से एग्जाम को लिखोगे तो 4-5 नंबर 6 नंबर वहां से भी सिक्योर कर सकते हो। ऐसा नहीं है सिक्योर नहीं कर सकते। तो यहां पे आप ले आए 45-46। उसके बाद आता है 30 मार्क्स का इंटीग्रेटेड केस लॉस। यहां पे क्या होगा, एक केस दे दिया, उस केस के अंदर ना उसने मिक्स कर दिया, थोड़ा कंपनी ऑडिट, थोड़ा प्रोफेशनल एथिक्स, एक कहानी दे दिया, और उसके बेसिस में वो एमसीक्यू पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन ए बी सी डी करके एमसीक्यूज पूछ रहा है। अब इसका भी पैटर्न क्या रहने वाला है, आप मान के चल लो कि 10 से 12 नंबर का बहुत आसान रहेगा, 8 नंबर का मैनेजेबल होगा कि भैया जिसकी तैयारी अच्छी है वो कर लेगा, और 10 मार्क का आउट ऑफ बॉक्स होने ही वाला है। ये चीज अपने दिमाग में आज से ही बैठा दीजिए। एग्जाम में जाके डिमोटिवेट मत होना। 10 नंबर का पता नहीं कहां से आया था सर, पता नहीं डिस्क्रिप्टिव में 20 नंबर लिख के रख लो, 20 नंबर डिस्क्रिप्टिव में, 10 नंबर इंटीग्रेटेड केस लॉस में, 30 नंबर आउट ऑफ बॉक्स आएगा, पता ही नहीं कहां से आ गया सर, आउट ऑफ द वर्ड आ गया। रोना नहीं है एग्जाम में बैठ के कहां से आ गया। सोचो पहले ही सानिध्य सर ने बताया था 30 मार्क्स आउट ऑफ द बॉक्स आने वाला है। अरे मैं कह रहा हूं 30 मार्क्स आउट ऑफ द बॉक्स आया, 20 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में से, 30 मार्क्स इंटीग्रेटेड केस लॉस में से। तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है यार, 70 मार्क्स तो अब भी तुम्हारे रेंज में है, 70 मार्क्स तो अब भी तुम्हारे दायरे में है। तो तुमको उस 70 मार्क्स में फोकस करना है जो अब भी तुम्हारे दायरे में है, जो अब भी तुम्हारे रेंज में है। उस 30 मार्क्स के ऊपर परेशान नहीं होना जो आपके रेंज में नहीं है। 90% बच्चे क्या गलती करते हैं, उस 30 मार्क्स में फोकस करते हैं जो आपके रेंज में नहीं है, उसी से परेशान हो जाते हैं, और जो 70 मार्क्स उनके रेंज में है उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करते। लेकिन पहले आप सोचो कि ये 70 मार्क्स तो मेरे रेंज में है, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ। 70 में से 50 नंबर का जुगाड़ हो गया, 50-55 का। फिर आप सोचो उन 30 मार्क्स में कैसे काम करना है जो मेरे रेंज में नहीं है, और फिर आपका दिमाग चलने लगेगा, आप अच्छे से काम वे में लिख पाओगे, आप उस 30 नंबर में से भी 6-7 नंबर 8 नंबर ला पाओगे एंड एग्जाम्शन ले आओगे, राइट। लेकिन अगर एक बच्चा पैनिक हो गया तो वो बाकी 70 मार्क्स भी अच्छे से लिख नहीं पाएगा। इस 30 मार्क्स के अंदर काफी बच्चे टारगेट करते हैं कि 30 आउट ऑफ 30 लाना है, अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है। मैं कह रहा हूं इस 30 नंबर में से अगर आप 20 नंबर तक ले आते हो, अच्छा स्कोर है, इसको अच्छा स्कोर माना जाता है कंसर्निंग सीए फाइनल, राइट। अब यहां पे एक बच्चा गलती करता है, क्या करता है पता है? आज के टाइम में काफी सारे बच्चे हैं जो एमसीक्यूज के प्रिपरेशन के पीछे पागल है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड केस लॉस, एमसीक्यूज। वो ये चीज आज भूल रहा है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही बंद कर दिया है। वो ये चीज भूल रहे हैं कि भैया 70 मार्क्स आज भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 30 मार्क्स एमसीक्यूज है, इंटीग्रेटेड केस लॉस। पहले 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर लो, आसानी से मार्क्स देगा। पहले कॉन्सेप्ट की तैयारी कर लो। एक चीज आपको बता दूं, क्वेश्चन का कोई एंड नहीं होता, कोई एंड नहीं होता। कितने भी केस बनाए जा सकते हैं, कितने भी एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। ये सोच के करना बंद कर दो कि मैं एमसीक्यू करूंगा, मैं एक इंटीग्रेटेड केस लॉ करूंगा, एज इट इज वही एग्जाम में आ जाएगा, कभी नहीं होगा। आप हजारों केस लॉस भी कर लोगे ना, हो सकता है उसके बाहर भी एग्जाम में आ जाए, और 90% चांसेस है कि उसके बाहर से ही आएगा। तो उस चीज पे दिमाग लगाना बंद कर दो। पहले आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कॉन्सेप्ट रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से क्या होगा कि वो जो 70 मार्क्स है इसमें आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। अब जब वो कॉन्सेप्ट रिवीजन प्रेजेंटेशन उस चीज पर आपने काम कर लिया, तो बिलीव मी इंटीग्रेटेड केस लॉज आप ऐसे ही क्रैक कर दोगे। 80% इंटीग्रेटेड केस लॉज आप ऐसे ही क्रैक कर दोगे। लेकिन अगर आपने उस पर काम नहीं करा, पहले कॉन्सेप्ट को फ्रीज करने के बदले, रिविजन्स के बदले आप सीधा यहां पे आ गए, आप परेशान होते रहोगे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऑडिट टफ लग रहा है। एक बार इसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, दिमाग से हटा दो। पहले ये सोचो कि मेरे को कॉन्सेप्ट 5 बार रिवाइज कर लेना है, मेरे को 4 बार रिवीजन कर लेना है, मेरे को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद अपने को इस एरिया में आना है, उससे पहले नहीं आना, ठीक है? उससे पहले बिल्कुल नहीं आना। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करनी है सर? मैं कह रहा हूं आपको हजारों क्वेश्चंस के पीछे भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बच्चा हजारों क्वेश्चंस के पीछे भागता है ना, वो बेवकूफ होता है। पहले कॉन्सेप्ट्स करो, रिविजन्स करो, प्रेजेंटेशन पे काम करो। आपको सिर्फ और सिर्फ आईसीआई के क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ आईसीआई के क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आईसीआई ने दिया आपको सिर्फ प्रैक्टिस वही करना है।
एक तो आपका प्रैक्टिस वहां से हो जाएगा, दूसरा अगर सेम क्वेश्चन रिपीट होना रहेगा ना तो वो आईसीआई के क्वेश्चन में से रिपीट होगा। आप कितने भी हजारों क्वेश्चन कर लो, वहां से नहीं आने वाला, या तो नया क्वेश्चन आएगा या तो आईसीआई वाले में से आएगा। तो आईसीआई वाला क्वेश्चन ही अच्छे से 2-3 बार कर लो, जितना भी आईसीआई ने दिया। जो मेरा एमसीक्यू बुक आपको मिलेगा ना, उसके अंदर मैंने वही किया, मैंने कोई बाहर का क्वेश्चन दिया ही नहीं है, सिर्फ सारे आईसीआई के क्वेश्चंस को एक साथ कंपाइल करके आपको दे दिया। तो यार सिर्फ आईसीआई के क्वेश्चंस कर लो, नॉट मोर देन सफिशिएंट है। और इसको लास्ट में रखना, पहले कॉन्सेप्ट्स, 4 बार रिवीजन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, फिर 30 मार्क्स का ये। एग्जाम से 1 महीना पहले भी ये करोगे तब भी हो जाएगा, अभी से टेंशन मत लो, एग्जाम से 1 महीना पहले भी काफी है। एग्जाम से 1 महीना पहले 100 केस लॉस जो आईसीआई के हैं वो कर लो, प्रैक्टिस काफी है, और टेंशन नहीं लेना। उससे पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट, सिर्फ रिविजन, सिर्फ प्रेजेंटेशन, सिर्फ कॉन्सेप्ट, सिर्फ रिविजन, सिर्फ प्रेजेंटेशन। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच, राइट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच द थिंग्स। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और देखो यार, 5 लोगों से मिलोगे, 5 लोग अलग अलग बातें करेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अरे यार तेरे को स्टैंडर्ड में इतना कराया है, मेरा तो इतना कराया है यार। टाइप्स ऑफ ऑडिट के अंदर तो इस चैप्टर में 70 पेज का है यार, 80 पेज का ही है, तेरे को 20 पेज का ही कराया है, राइट। कंफ्यूज नहीं होना। एक एक चीज जो डिजाइन किया है ना, पूरा सिलेबस का करिकुलम बहुत ही ज्यादा एनालिसिस के साथ किया है, और आप बिलीव नहीं करोगे कितने हजारों स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला है इससे, कितने हजारों स्टूडेंट्स को। तो आपको उसको फॉलो करना है। पहले फोकस करो जो कराया जा रहा है। हैव ट्रस्ट इन योर फ्रेंड, इन योर मेंटर, इन योर कोच। जितना करा रहा हूं अच्छे से करो, एक एक चीज अच्छे से करो, एक एक चीज शिद्दत के साथ करो। प्रेजेंटेशन के ऊपर एक एक चीज जो आपको बताऊंगा उसको दिमाग में बैठा लो, एग्जाम में ऐसे ही प्रेजेंट करना। जितना कराया उतना अच्छे से कर लो। एग्जाम तक मेरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा, एग्जाम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, टिल द डे ऑफ एग्जाम्स आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, राइट। हर एक चीज रिवाइज कैसे करना है, कंटिन्यूअस बेसिस में गाइड करना, सब कुछ करना, सब कुछ करूंगा। ऐसा कुछ नया लेकर आएगा, मेरा अपडेट आ जाएगा आपके पास। हैव फेथ, हैव भरोसा। एक चीज और ध्यान रख लेना यार, खाली अमेंडमेंट्स का कैसे करना होता है। देखो आपको एक चीज समझना होगा, आप जब भी क्लासेस परचेज करते हो, whenever you purchase the classes, जो प्रीवियस अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स होता है ना, सिर्फ वहीं तक इंक्लूड होगा आपके क्लास में। काफी बच्चे क्या सोचते हैं, अरे यार मैं तो नवंबर 21 के लिए मैंने क्लास लिया था, इसमें नवंबर 21 का अमेंडमेंट क्यों नहीं है भाई, मेरे को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मेरे को टीचर बेवकूफ बना रहा है। ऐसा नहीं है। आप जब भी क्लासेस का परचेज करोगे, आपको सिर्फ प्रीवियस अटेम्प्ट तक के ही अमेंडमेंट्स मिलेंगे। नवंबर 21 की क्लासेस ले रहे हो तो मई 21 तक का अमेंडमेंट मिलेगा, राइट। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हर बार जो अमेंडमेंट है आईसीआई आरटीपी के थ्रू रिलीज का होता है, और आरटीपी कब आता है, एग्जाम से 2 महीना पहले। तो अपने को पहले से फोरकास्ट नहीं आ रहा ना, सपना नहीं आ रहा ना आरटीपी में क्या क्या आने वाला है। कुछ चेंजेस स्टडी मैट के थ्रू आते हैं, कुछ चेंजेस आरटीपी के थ्रू आते हैं। तो एग्जाम से पहले जो रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट होता है, उससे पहले हम लोग 1 महीने पहले बैठकर सारे चेंजेस को कंसोलिडेट करते हैं। ओके, स्टडी मैट में यही आया, आरटीपी में यही आया, बच्चों को कराने अलग से। तो जब भी आप क्लासेस परचेज करोगे, हमेशा अमेंडमेंट आपको प्रीवियस अटेम्प्ट तक का ही मिलेगा। जब आपने क्लासेस परचेज करा उसका प्रीवियस अटेम्प्ट, मान लीजिए आपने क्लासेस परचेज करा है नवंबर 21 के लिए, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा भाई, amendments up to May 21 will be included. और नवंबर 21 के जो अमेंडमेंट्स होंगे वो अलग से यूट्यूब में आ जाएगा बिफोर द एग्जामिनेशन। अगर आप मान लीजिए क्लासेस परचेज कर रहे हो नवंबर 22 के लिए, हो सकता है कोई बच्चा क्लास परचेज कर रहा हो, पहले से पढ़ना है यार ऑडिट, क्लास परचेज कर रहे हो आप मान लीजिए सितंबर 21 में, तब भी मोस्ट लाइकली चांसेस क्या होगा कि अब जो क्लासेस के अंदर अमेंडमेंट होगा, दिस विल बी अमेंडेड टिल May 21, नॉट टिल November 21। ये चीज ध्यान रखना। बिकॉज November 21 का अमेंडमेंट तो अब आएगा आरटीपी में, अब हम इससे जारी करेंगे। तो आपको इन दिस सिचुएशन November 21, May 21 एंड November 22, इन 3 अटेम्प्ट्स के अमेंडमेंट क्लासेस देखने होंगे।
amendment classes of these 3 attempts. This you have to do, no other choice. प्लस ये जो अमेंडमेंट्स हैं इन 3 अटेम्प्ट्स के, यार हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, इनहेरेंट लिमिटेशन है, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो साथ साथ जब बता रहा हूँ तो साथ साथ ही लिख लिया करो, बाद में समझ भी नहीं आएगा। तो अब देखना यार, ये जो 3 अटेम्प्ट्स हैं इसके जो अमेंडमेंट्स हैं, अब आपने क्या करना है, इसका क्लास देखना है और उसको अपने बुक में इंकॉर्पोरेट कर लेना, साथ साथ इंकॉर्पोरेट कर लेना, जरूरत पड़े तो एडिशनल पेपर लो, उसको स्टेपल कर दो और 3 अटेम्प्ट का अलग अलग अमेंडमेंट क्लास देख लो। या फिर ऑल्टरनेटिवली आपको इतना झंझट नहीं करना यार, कौन इतना झंझट करेगा यार। टू मंथ्स बिफोर योर एग्जामिनेशन परचेज संजीवनी कोर्स। मेरा संजीवनी कोर्स आता है, करीबन 30 घंटे में पूरा ऑडिट हो जाता है, 30 घंटे में पूरा लॉ हो जाता है। आप 2 महीना पहले क्या कर लीजिए, संजीवनी कोर्स परचेज कर लीजिए, जो बिल्कुल उस अटेम्प्ट के लिए अमेंडेड होता है और पूरा एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में 30 घंटे में पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कराया जाता है। तो आप ये चीज कर सकते हो ऑल्टरनेटिवली, परचेज संजीवनी कोर्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कोप अप विद द अमेंडमेंट। आपको ये चीज ध्यान रखना है अमेंडमेंट का, जब परचेज करा प्रीवियस अटेम्प्ट तक का इंक्लूडेड होगा, उससे पहले का अमेंडमेंट वीडियो यूट्यूब में देखना है, बुक में इनकॉर्पोरेट करनी है, या फिर संजीवनी कोर्स ले सकते हो, दैट इज सोने में सुहागा। बिकॉज क्या होता है कि यार ऐसे भी 3 अटेम्प्ट का चेंजेस है, 3 अटेम्प्ट के अंदर पैटर्न का चेंजेस है, तो संजीवनी में सब कुछ कवर अप हो जाएगा, सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, सब कुछ ब्रश अप हो जाएगा, काफी नई चीजें भी सीखने को मिल जाएंगी। सो दैट इज समथिंग यू कैन ऑप्ट फॉर। So this is how you have to proceed, right? This is how you have to proceed. प्लीज यार सीक्वेंस फॉलो करना, मेरी बातें मान लेना, कंफ्यूज मत होना, अपने रास्तों से मत भटकना। कोई दोस्त कुछ बोले तो उसकी बात मत मानना, अपने दोस्त को खाली एक चीज बोलना। मान लो एक दोस्त है आपका, अरे यार मेरा जो क्लास है वो तो 200 घंटे का है भाई, तेरा क्लास 120 घंटे में कैसे हो रहा है? उसको बोलना एक काम कर, चल तू भी ऑडिट की क्लास सेम टाइम में चला, तू भी लॉ की क्लास सेम टाइम में चला, मुझे भी सेम टाइम में चलाने दे। 2-2 घंटे का तुम लोग शेड्यूल बना दो, सुबह 7 to 9 क्लासेस देखेंगे। बिलीव मी, जब तक उसका क्लास कंप्लीट होगा ना, तब तक आपका क्लास कंप्लीट हो गया, आपका सिलेबस 2 बार रिवाइज हो चुका होगा, लिख के दे सकता हूँ आपको। तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है, लेकिन आपको फेथ रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा। नाउ यू कैन नोट डाउन वट एवर यू वांट एंड देन प्रोसीड विथ मी इन द सीक्वेंस दैट आई हैव गिवन यू।